Dear students, we are going to discuss about argumentative essay today, which is extremely important from every walks of life. आज का हम टॉपिक हम स्टार्ट लेते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है और इसको किस तरह हम अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसमें कौन से ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं जिसको हमें मलहूज़ खातर रखना पड़ेगा अपनी राइटिंग के दौरान. तो हाउ कैन वी मेक आवर राइटिंग मोर इफेक्टिव and readable to our readers. These are some of the most fundamental points to discuss in detail, and I will explain it with level my best to you. So please follow us. आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो बुनियादी चीज़ होती है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में हमें जो भी स्टेटमेंट दी जाती है हमें उसको पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये टॉपिक जो है ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसमें हमें रीजंस भी देखनी होती है. उसमें क्या रीज़न हो सकती है उस स्टेटमेंट के ऊपर फिर हमने अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, यानी हम हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या है, हमारा जो फोकल पॉइंट क्या है, हमारा चीफ आर्गुमेंट क्या हो सकता है. उसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, चीफ आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं. इसमें हम अपना जो मेन थीम है उसको भी हम यही कह सकते हैं. तो उसी को लेकर जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी और जो कि हर टॉपिक में जो स्टेटमेंट होती है उसमें हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही होनी चाहिए और वहीं से फिर हम अपने बॉडी पैराग्राफ में जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो भी हमने उस टॉपिक के या स्टेटमेंट के अगेंस्ट या उसकी फेवर में वट एवर वी हैव टेकन अ पोजीशन अंडर द शैडो ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट, इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिस्पेक्टिव बॉडी पैराग्राफ. अब आइए जरा बात करते हैं, उसमें हम रीजंस फैक्ट्स हैं और हम उसके हक में जा रहे हैं उस स्टेटमेंट के या उसकी हम फेवर में जा रहे हैं. और हमें तीन चीज़ों को और भी दिमाग में रखना पड़ता है कि जो भी हमारा जो पर्पस है उसमें हमारा जो आर्गुमेंट है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, उसमें पर्सवेसिव होना चाहिए, कन्विंसिंग आर्गुमेंट होना चाहिए. फिर उसके बाद हम अपनी राइटिंग को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह उसको प्रेजेंटेबल कर सकते हैं और उसमें किस तरह हम स्ट्रॉन्गिविटी और उसमें किस तरह हम उसको शाइनिंग कर सकते हैं. उस हवाले से हमें देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस वट एवर द टॉपिक वी आर राइटिंग एंड ऑडियंस, हमारी जो टारगेट ऑडियंस क्या है उसको भी सामने रखना है. फिर हमने कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा मलहूज़े खातर रखना है. तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे ऊपर हम फाइनली इसको जब कंक्लूड करेंगे तो हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी आपको करके बताते हैं. तो आर्गुमेंट बेस्ड जो ऐसे होते हैं उसमें जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसमें हमारी जो मेजर चीज़ है वो हमारी है थीसिस स्टेटमेंट. और थीसिस स्टेटमेंट अगर किसी भी आर्गुमेंट ऐसे में नहीं होगी, वो आर्गुमेंट ऐसे जो है वो हम जितना मर्जी लिख लें वो हमारा कभी भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा अनलेस के वहाँ पे हमें थीसिस स्टेटमेंट देनी पड़ेगी. और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ही हमारे जो रिमेनिंग जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं फिर वो ही डिफाइन करते हैं और उसी के ऊपर ही सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेशन होती है. उसमें हमें थीसिस स्टेटमेंट के बाद फिर हमारा काउंटर आर्गुमेंट आ जाता है कि अगर आर्गुमेंट जो भी हम दे रहे हैं ऑफकोर्स उसके ऊपर जो हमारी अपोजिंग स्टेटमेंट भी हो सकती है, काउंटर आर्गुमेंट भी हो सकता है. अगर देखें इसकी एग्जांपल मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि मैंने एक पोजीशन ली है कि को एजुकेशन जो है वो हमारे सिस्टम में प्राइमरी लेवल पे ही हो जानी चाहिए. दिस इज़ माई स्टेटेड पोजीशन विच आई विल कॉल इट अ थीसिस स्टेटमेंट. अब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट भी इस तरह हो सकता है जी, को एजुकेशन जो है दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट प्राइमरी लेवल ड्यू टू सम सर्टन रीजंस बिहाइंड इट. तो इसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट भी आ गया. तो हमें अपनी राइटिंग को कन्विंसिंग करने के लिए हमें उसको अपने उसकी फेवर में भी हमें देखना पड़ेगा और उसके जो अपोजिंग या काउंटर आर्गुमेंट हैं उसके ऊपर भी हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ताकि एक बैलेंस आर्गुमेंट जो है वो सामने निकल के आए. तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमने पोजीशन ली है अपनी थीसिस स्टेटमेंट में उसमें हमने देखना है कि हमें वी हैव टू सपोर्ट आवर स्टेटेड पोजीशन और वी हैव टू प्रेजेंट सम आर्गुमेंट्स in favor of our stated position whatever the claim we are having in our writing. उसमें हमें फिर जो भी हम जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं उसके ऊपर हमें एविडेंस देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें एक सॉलिड किस्म का आर्गुमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि हमें ये पढ़ने वाले को कम से कम जो है वो एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट जो है वो एक रीडर के लिए एक प्रेजेंटेबल हो. तो उसमें हमें तमाम पहलुओं को उसके तमाम एंगल्स को हमें देखना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है वो हमें पेश करना पड़ेगा. तो उसमें फिर हमें अपने एविडेंस दे दें और हम उसमें कुछ सूटेबल एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि ये मेरी स्टेटेड पोजीशंस को, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, ये मुझे वो फेवर कर रहा है, तो वी डेफिनेटली शुड बी टेकन इनटू दिस पार्ट. तो आइए अब राइटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमारा जो पहला जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है और इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन करना होता है. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बहुत सारा दोस्त लोगों ने लिखा हुआ है ऑनलाइन और लेकिन जो बेस्ट एकेडमिक अप्रोच है जो मैंने आइल्स से ही इसको परसीव किया है वो ये है कि वो हमें जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें हमें तकरीबन उसकी जो रेंज होनी चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दिस हैज़ टू बी सम अप अराउंड 5 to 7 लाइन्स.
अगर आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसमें अगर क्वालिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको आप 5-7 लाइंस के अंदर ख़त्म कर दें। आप उसमें पहले तो जो भी हमारी टॉपिक है उसको आप उसको डिफ़ाइन करें, उसकी डेफिनेशन बयान करें और उसके फ़ौरी बाद अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे दें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या अपनी पोजीशन लेना चाह रहे हैं आपके, और जो भी आप पोजीशन लेंगे ये आप प्लीज़ ज़रूर बियर इन योर माइंड वट एवर द पोजीशन यू आर टेकिंग, वेदर यू आर टेकिंग योर पोजीशन अगेंस्ट द टॉपिक और इन फेवर ऑफ द टॉपिक। और फिर जो पोजीशन आप लें, फिर आप थ्रू योर कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, थ्रू योर स्पेसिफिक रीजंस एंड सूटेबल एग्जांपल्स इन योर बॉडी पैराग्राफ, फिर वो उसी को रिफ्लेक्ट करें। ऐसा ना हो कि जो थीसिस स्टेटमेंट, जो थीसिस आपने स्टेटमेंट जो आपने ली हुई है, जो आपकी स्टेटेड पोजीशन है, वो आप अगर फेवर में ले रहे हैं तो नीचे बॉडी पैराग्राफ में जाके या इवन कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जाके आप बिल्कुल ही उसके उल्ट कर दें, तो फिर भी ये इट लीव्स बिहाइंड अ वेरी वेरी बैड इमेज टू द रीडर। तो whatever your position in your introductory paragraph with respect to your thesis statement, it has to be reflected in your body paragraph and as well as at the time of your concluding paragraph, the last paragraph we will call it a conclusion remarks, concluding remarks, उसमें भी आपकी वही thesis statement reflect होनी चाहिए आपके concluding paragraph में। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, फिर आपके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 2 बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, अगर ये 3 भी हो जाएं, ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो जो एग्जामिनर है वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि आपका जो ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे है ये 250 पे होना चाहिए, तो आप 3 बॉडी पैराग्राफ ले सकते हैं। एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो जाएगा, 3 आपके बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे, एक आपका कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स जिसको कंक्लूजन कहते हैं वो आपका वो पैराग्राफ बन, ये 5 बॉडी पैराग्राफ बन जाते हैं। ये स्टैंडर्ड जो है वो यही होता है कि 3 बॉडी पैराग्राफ, एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और एक आपका कंक्लूजन। तो ये 5 बॉडी पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है जिसकी रेंज आप उसको जितनी मर्जी ले जाएं, आप 300 प्लस भी लेके जा सकते हैं। इट इज सॉलिडली डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो हम अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वही जो मैंने आपको बताया वो हमने यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए भी यहाँ पे लिखे हैं कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इट okay, why this topic is having a importance to you, why it is so important to write for your reader. You have to show some significance about the topic. और thesis statement जो कि समझ लेंगे that is the pillar of the topic और दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक। और ये थीसिस स्टेटमेंट जो है इसको जिसको हम चीफ आर्गूमेंट भी कहते हैं या फोकल पॉइंट कहते हैं, इसका जब तक आप थीसिस स्टेटमेंट लेंगे जिसमें आपकी अपनी ओपिनियन शामिल होती है, तो वो फिर आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही जो भी आप थीसिस स्टेटमेंट आप देंगे, जो भी आप पोजीशन जिस पे आप स्टैंड कर रहे होंगे, तो आपको फिर हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आपके बॉडी पैराग्राफ में फिर थीसिस स्टेटमेंट जो ली है उसी के ऊपर ही आपकी सारी फॉर्मेशन हो, उसी के ऊपर ही आपकी सारी आइडियाज़ की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो बॉडी पैराग्राफ में आपका टॉपिक सेंटेंस है और टॉपिक सेंटेंस से अगर हम आसानी से के लिए मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक सेंटेंस आपका जैसे जिसको हम हेडिंग्स कहते थे, जैसे हम एग्जांपल अगर हम आपके दूर तो इस बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस है और हमें इस टॉपिक सेंटेंस जो है वो किसी भी पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक होता है वो हमें बतलाता है, वो हमें डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वो हमें सिग्निफाई करता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन द टॉपिक सेंटेंस। और ये टॉपिक सेंटेंस जो होता है ये आपकी पहली एक लाइन के अंदर या 1.5 लाइन के अंदर आपको डिफाइन कर देना चाहिए। और आपने हमें एविडेंस देने हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, स्पेसिफिक रीजंस देनी है, सूटेबल एग्जांपल्स देनी है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या नॉलेज के अंदर अगर कोई बात आपको आ रही है जो आप समझते हैं कि वो आपके टॉपिक जो मेन टॉपिक है या टॉपिक सेंटेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो स्ट्रेंथन कर रहा है, यू डेफिनेटली हैव टू पुट योर specific reasons and the suitable examples through your personal experience. You can share it if the examiner is giving you permissions to do this job. So let's talk about the concluding remarks. Conclusion में क्या होना चाहिए? Conclusion में ये एक बात जो है that is extremely important to bear in your mind at the time of concluding your overall your argumentative essay. Your concluding paragraph should not be exceeded more than 7 to 8 lines. First of all, the fundamental principles to be understood. Your concluding remarks, the range of the words must not be exceeded more than 7 to 8 lines. And in your conclusions or in your closing remarks, what you need to do is to restate your position only. You don't have to add some new items of information at the time of closing your arguments. You only have to conclude whatever the position you have already taken earlier in your introductory paragraph. This has to be rephrased or we can say this has to be restated. आप उसको rephrase कर दें, restate कर दें, जो position आपने ली है, it has to be matched strictly
इन योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ऐसा ना हो कि जो आपने पोजीशन आपके ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जो आपने पोजीशन किसी टॉपिक के फेवर में ली हुई है और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जाके आप उसके अगेंस्ट चले जाएं, तो फिर यू विल लूज the practicality and the beauty of the argumentative essay. So these are the most important salient features mentioned in front of you. These you really need to bear in your mind at the time of presenting your argumentative essay. Now I'm going to give you a final practical demonstration about now we have a topic here. For example, we could have so many topics to explain, but at that moment, for example, I have mentioned the title of the topic, the advantages and disadvantages of mobile phone. ये हमें एक स्टेटमेंट है, ये हमारा एक टॉपिक है, हमारा एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा है कि आप इसके ऊपर बात करें, और ये एक आर्गूमेंटेटिव ऐसे है कि मोबाइल फ़ोन के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। तो मैं सबसे पहले जैसे कि मैं अपनी इस थ्योरेटिकल जो अप्रोच है वो आपके सामने है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टॉपिक को डिफाइन करेंगे। पहली 2-3 लाइन्स के अंदर अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वी हैव टू डिफाइन द टॉपिक, मतलब डेफिनेशन। तो वो टॉपिक को हम 2-3 लाइन्स के अंदर डिफाइन इस तरह करेंगे कि आपने एक जनरल सी स्टेटमेंट दे देनी है कि नाउ अ डेज यूजिंग द मोबाइल फोन, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ अ साइंस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद फिर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर जब आपने उसको जनरली टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर आपने राइट अवे फौरी इसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है, अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है, जो आप जो भी फील कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर आपने उसको बयान कर देनी है। आपने कहना है कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द मोबाइल फोन इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड पीपल they have this latest technology has facilitated the people in terms of fastest mode of communication, so we can be connected throughout the world within a minute, and this mobile phone has now become a mini world. इसकी ये तो ठीक है आपने कहा, लेकिन नो यू आर गोइंग टू टेक योर पोजीशन हेयर। तो मैं ये बोलूँगा फॉर एग्जांपल कि वी मस्ट नॉट इग्नोर द वेरी फैक्ट्स ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग द मोबाइल फोन, and I will try to explain it with the help of specific reasons and suitable examples in my remaining respective body paragraphs one by one. तो फिर उसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल किस तरह फिर हमारे इसका जो मेडिकल इश्यूज़ किस तरह होते हैं, आई साइट वीक होती है, मैं उसको बता सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई रिसर्च रिपोर्ट है तो उसकी भी इंडक्शन मैं इसी बॉडी पैराग्राफ में करके अपनी थीसिस स्टेटमेंट को मैं स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं, अगर आपने पोजीशन ली है आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि आई एम इन फेवर ऑफ यूजिंग द मोबाइल फोन, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉट इग्नोर द वेरी फैक्ट्स ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ द मोबाइल फोन इन टुडेज टाइम्स, और वो फिर आप अपने बॉडी पैराग्राफ में लेके जा सकते हैं। जो मैं कंक्लूड करूँगा वो मैंने अगर तो पोजीशन जो मैंने लिया कि जी आई एम इन फेवर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, तो मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा वो उसी मेरी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि येस आई एम इन फेवर ऑफ यूजिंग दिस ब्यूटिफुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, बट वी शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। So this is the end of the topic today. I hope if you find any difficulty or some questions or the queries, please feel no hesitations to leave your questions on the comment box, and we will love to respond you back. At the same time, अब argumentative essays के लिए भी एक specific vocabulary होती है जो student को बहुत help out करती है कि हम कौन सी ऐसी vocabulary इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसे best suitable word choices होनी चाहिए जिससे हमारी writing जो है वो effective हो और strengthen हो। इसके लिए हमारी next video के लिए आप इंतज़ार करें, हम आपको उस सूटेबल बेस्ट सूटेबल वर्ड चॉइस और जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वोकैबुलरी है जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए इस्तेमाल होती है वो हम आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।